आज हम इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट कितना है 4 में। और कैसे याद रखना है, देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1, 2, 3, 4 वर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए ये भाग 4 में है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 4 आ रहे हैं, तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया है। ये भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। देखो, समान आचार संहिता जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन जो समान नागरिक संहिता है वो नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? समान नागरिक संहिता पारित करने वाला उत्तराखंड बना है। ऐसे तो गोवा है, लेकिन वो क्या है, वो आज़ाद होने से पहले ही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस गोवा में था। फिर भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। आगे है पुरुष और स्त्री दोनों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही निहित है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? यह अनुच्छेद 51 है और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका? केटी शाह का। ऐसा इसलिए कहा गया है कि सरकार के पास पैसा होगी तो वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे, और नहीं तो फिर वो नहीं भी करेंगे। कोई उसमें ऐसा उनका क्या है, जुडिशियल रिव्यू चाहे जुडिशरी में ये सब नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, नॉन जुडिशियबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36 है। ये क्या करता है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है, इसमें राज्य की परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 37 क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना, यानी कि हम न्यायालय में जाकर ये नहीं बोलेंगे कि हमारा नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं हो रहा है, जबकि हम क्या कर सकते थे, जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसका यदि उल्लंघन होता है तो हम सीधे न्यायालय में जा सकते थे, वो परिवर्तनीय योग्य है और ये नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है। क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था अच्छे से बनाना है, ये है। फिर है अनुच्छेद 38 क्लोज 2 आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना है इसमें। फिर है अनुच्छेद क्लोज का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 39 क्लोज को में क्या है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ये है समान रूप से जीविका मतलब कोई भी स्त्री या पुरुष जॉब कर रहे हैं तो उनको समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आगे है अनुच्छेद ख, इसमें अनुच्छेद 39 ख है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए, वो ऐसा हो जिससे कि सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 ग, ये क्या बोलता है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे क्या हो, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो,
यानी कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे क्या धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण एक ही जगह ना हो। अनुच्छेद घ है, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। फिर है अनुच्छेद 39 है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य व शक्ति का बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। देखो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य व शक्ति का हो तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ये है। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायत इसी से ग्राम पंचायत को क्या मिला है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है ग्राम पंचायत को। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार हो। क्या बोल रहा है? कुछ ऐसी दशाओं में क्या होना चाहिए? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता ये पाने का अधिकार हो। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है? काम की न्यायसंगत व मनोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको सहायता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि होनी चाहिए, मतलब इतना तो वेतन होना ही चाहिए जिससे कि वो अपनी जीवन अच्छे से चला सके। अनुच्छेद 43 क है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये है। सभी का पार्टिसिपेशन हो। अनुच्छेद 43 ख में क्या है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन हो, स्वायत्त संचालन हो, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा मिले। 43 ख। अनुच्छेद 44 क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये याद इसको कैसे रखना है? जैसे कि पैसा है, ठीक है, तो पैसा देखो दोनों ही 4 से सिमिलर यूनिफॉर्म वर्ड से बना है ना, 44, तो उसे याद रखना है। 1 मिनट रुकना। देखो ये 4 + 4 दोनों ही यूनिफॉर्म है तो 44 बन रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब इसमें है अनुच्छेद 44 हमारा याद हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यानी कि 6 वर्ष से कम बोल रहा है, ठीक है। 45 में क्या बोल रहा है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो। तो इसमें हमें क्या याद रखना? 6 वर्ष से कम, यानी कि 6 से कम क्या होता है? 5 होता है, यानी कि 45। 45 5 आ रहा है ना, यहाँ पे 45 5 आ रहा है। 6 वर्ष से कम बोला है तो यानी कि 5, तो 45 ये हो जाएगा। आगे है 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो, इनको आर्थिक सुविधा मिले। जो SC ST दुर्बल वर्ग हैं उनको आर्थिक, शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो। फिर अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक कल्याण स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध हो। जैसे कि शराब वगैरह प्रतिबंध किया जाता है, वो किस अनुच्छेद पे? अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास करना है। ऐसा तो होता नहीं है, गाय को खुलेआम मारा जाता है। इसका भी लेकिन संरक्षण का आर्टिकल 48 है। अनुच्छेद 48 का, इसमें क्या है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, जैसे कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर कुछ भी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होता है तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? ये 48 का के हिसाब से होता है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि हमें संरक्षण करना है, इसके बेसिस पे होता है। अनुच्छेद 49 क्या बोलता है?
राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है। ये अनुच्छेद 49 बोलता है। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक, जैसे कि ताजमहल को संरक्षण करना है, कुतुब मीनार को संरक्षण करना है, अजंता एलोरा गुफा, ये सब को हमें संरक्षण करना है। तो वो कौन सा आर्टिकल के हिसाब से करेंगे? 49, आर्टिकल 49। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना है। जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से अलग करना है। यानी कि एग्जीक्यूटिव कौन है? यहाँ राष्ट्रपति है, मंत्री है, तो ये लोग का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में, ये पृथक होना चाहिए। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जैसे कि झगड़ा कहीं हो रहा है, ठीक है, यही इंडिया पाकिस्तान में होता है, तो किसी के बीच भी, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहाँ बोली जाती है? ये अनुच्छेद 51 में है। अब हमारा आगे है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। मूल कर्तव्य क्या है? किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ये किससे? पूर्व में सोवियत संघ से इसको लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4A में है। किसमें है? भाग 4A में है। और हमने देखा भाग 4 में क्या है? DPSP है। स्वर्ण सिंह समिति ने, देखो किसने ये दिया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन क्या होता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसने कितना सुझाव दिया था? 8, लेकिन जोड़ा गया है 10, और बाद में और एक जोड़ा गया था, तो टोटल 11 हो गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मौलिक कर्तव्य है हमारे पास, तो हमारे पास 11 है मौलिक कर्तव्य। इसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के हिसाब से ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। आगे हमारा है भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक का कर्तव्य, इसमें रखा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ये आगे हम मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान किस प्रकार कर्तव्य माना जाएगा? ये नैतिक मॉरल ड्यूटी है हमारा। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। देखो इंपॉर्टेंट है, हमें राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, स्मारक जैसे कि ये ताजमहल या फिर कुतुब मीनार, ये सब को हमें संरक्षण करना है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। आगे है हमारा महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का क्लोज 5 में है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। ये हमारे अधिकारों को सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो क्या है? हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये महात्मा गांधी जी का कथन है।
नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। आगे है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखना है। देश की सुरक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कभी जरूरत पड़े कि हाँ देश में कोई ऐसा अटैक हो गया है तो उसमें सभी को शामिल होना है, उसका मुकाबला करना है। ज़रूरत पड़े तो आर्मी में या फिर किसी भी ये में वो अपनी सेवा दे सकते हैं। राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे होइए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ये है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न या उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस कर्तव्य को संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया है। देखो इसमें क्या है, सरकार तो देगी शिक्षा, लेकिन क्या है माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को शिक्षित रखना है, उनका संरक्षण करना है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा गया है? ये बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का फादर ऑफ द PIL कहा था। किनको? PN भगवती, वो PIL के जनक है। ये आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में है। क्या है इसमें? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। फिर भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वरीयता दी जाती है। जैसे कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, दो उम्मीदवार हैं तो उनको किसी ने फर्स्ट प्रीफरेंस सेकंड वाले को रखा, किसी ने फर्स्ट वाले को रखा, तो इस तरह के किया जाएगा। तो जिसमें जिसका बहुमत साबित नहीं होगा तो उसका जो बहुमत में जाएगा उसमें ये ट्रांसफर होते जाता है वोट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य करते हैं। सारे इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं और ये अप्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कि चुने हुए लोगों के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। और इसमें क्या है, कोई भी जो नॉमिनेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं और वो करते कौन है?
वो किनके द्वारा किया जाता है नॉमिनेटेड, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा। तो क्या होगा, उससे राष्ट्रपति ही चुनेंगे तो वो किसको फेवर करेंगे, राष्ट्रपति को ही फेवर करेंगे ना, इसीलिए उनका ये मतदान में वो शामिल नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये 50 निर्वाचक द्वारा करना चाहिए। आगे हमारा है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। इसमें यही है कि जिसको 2-3 कैंडिडेट रहेंगे, उसमें क्या है कि कोई कैंडिडेट 3 को अपना फर्स्ट वरीयता में रखता है, फिर कोई थर्ड में, कोई सेकंड को, कोई फोर्थ फर्स्ट वाले को। तो इसमें क्या है, जो ऊपर के जो 2 नंबर रहेंगे, जिनको ज़्यादा मेजोरिटी मिलेगा, तो उनमें जो तीसरा का वोट ट्रांसफ़र होता है। यही है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। जैसे कि नीतीश कुमार क्या थे बिहार के, वो इससे विधान परिषद से चुने हुए थे, इसीलिए उस कंडीशन में वो भाग नहीं ले सकते हैं। आगे हमारा है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वो उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। ये राज्य की विधानसभाएं हैं, ये लोग भाग नहीं लेते, ना विधान परिषद ना विधानसभा। ऐसे तो विधान परिषद तो उसमें इलेक्शन में भी भाग नहीं लेता है ये। आगे है हमारा, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्या है, निर्वाचित हो जाने के बाद अपनी सदस्यता उसको छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु शर्त यही है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर ही भरना होता है। क्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर उसके पद की रिक्ति को 6 माह के भीतर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसके द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये संसद को इम्पीचमेंट के द्वारा इनके द्वारा हटाया जाता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, ये जो संसद के मनोनीत सदस्य ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है, प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद करता है। संविधान के अनुच्छेद 87 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके सत्र का आह्वान के कारण बताएगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अनुच्छेद 111। अब हमारा राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
इसका एक ट्रिक है, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका एक ट्रिक है। क्या है? पकानी कोका द्योदशम, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं पे। क्या है? पकानी कोका द्योदशम, 2-4 बार आप बोलोगे तो खुद ब खुद ये याद हो जाएगी। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित में ये प से, पहले तो एक बार हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पे जाएंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। फिर अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या क्या हैं। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी। फिर अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने की निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 है क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। देखो, सबसे पहले हमारा पकानी, ठीक है, पकानी प से क्या है? भारत का राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति का पद के बारे में बोल रहा है 52, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर आगे है हमारा संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि कार्यपालिका का ये प्रधान है। क्या है? कार्यपालिका का प्रधान है ये। फिर है नी से क्या है? निर्वाचक, यहाँ पे है निर्वाचक, यहाँ तक हो गया हमारा निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उसके बाद है हमारा ये कोका से क्या है? को से है कोटा, कितना कोटा होना चाहिए, कितना रीति कोटा, ये वाला हो गया। फिर है आगे हमारा राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कार्यकाल के बारे में बोल रहा है, तो ये वाला हो गया कार्यकाल। फिर इसमें है आगे ये राष्ट्रपति 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अहर्ता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे छूट रहा है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि दोबारा निर्वाचन कैसे होगा? ये दोबारा निर्वाचन है। फिर है हमारा हो गया पुनर्निर्वाचन के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, यानी कि क्या योग्यता है, ठीक है, वो यो से हो गया, इससे हो गया, दोबारा निर्वाचन भी हो गया। अब हमारा है 59 में क्या है? 59 में दशा, ठीक है, दशा, ये राष्ट्रपति की पद की शर्तें, क्या शर्त है, दशा क्या है। फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में क्या है? है शपथ है राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा। फिर राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग एम से है, यानी कि हमने पकानी कोका द्योदशम 2 बार 3 बार कर लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। इससे हम कहाँ तक याद कर लें? 61 तक याद कर लें। और 62 वाला याद रखना, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है ये। और अनुच्छेद 72 भी याद रखना ही है, क्योंकि इसमें क्षमा दिया जाता है, राष्ट्रपति का क्षमादान की क्या शक्तियां हैं। और अनुच्छेद 73 क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आगे है हमारा राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन क्या है? किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, बाकी में क्षमादान करने की शक्ति है राज्यपाल के पास भी, लेकिन जो मृत्यु वाली कंडीशन में इसमें
राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे? राष्ट्रपति को ये प्राप्त है अपने पद से हटाने का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर आगे है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है और इसको याद कैसे रखना है? ये 143 है, ठीक है। एक वर्ड है, आप सब जानते हो 143, यानी कि किसी को ज़्यादा प्यार दिखाओ तो हम 143 बोलते हैं ना, उसी से याद रखना कि राष्ट्रपति किसको मतलब ये उच्चतम न्यायालय को प्यार दिखाने के लिए 143 का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनसे कंसल्ट करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त किया है? ये एक ही है अभी तक, भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 का। ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम, उन्होंने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। भारत का राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। क्या है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है। अब है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। देखो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी कौन है? ठीक है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को भी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर राज्य के राज्यपाल को भी। आगे है हमारा वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। फिर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के को भी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यूपीएससी। मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमीशन को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। संघ राज्य क्षेत्र में राज्यपाल अथवा प्रशासक को, जहाँ यूटी है वहाँ के राज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको है, और दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा ये। और वो उसके भी ऑप्शन में सीनियर मोस्ट जज होगा। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है यह। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? ये अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। आगे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाली पदाधिकारी। संघ के मंत्री यूनियन मिनिस्टर होंगे। फिर राज्य के राज्यपाल गवर्नर होंगे। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। कौन कौन होंगे? पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी यूनियन मिनिस्टर होंगे, गवर्नर होंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति को कोई भी विशेष पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। और अभी जैसे कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। देखो इसमें और एक बार देखते हैं, राष्ट्रपति को कोई भी विषय में पुनर्विचार फिर से रिव्यू करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें में।
लेकिन फिर से क्या है कि संविधान ये मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या है, मिनिस्टर के द्वारा फिर से वो भेजा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति को अपना विचार देना ही पड़ता है। एक विधेयक या बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम एक्ट बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है उसको। क्या है? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया हो तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये नीलम संजीव रेड्डी है। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी का। किनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? वराहगिरी वेंकट गिरी का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है इनका कार्यकाल। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया है। आगे धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के पहले वो धन विधेयक मनी बिल को पहले राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से ही भेजा जाता है, तो फिर वो कैसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं ना। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां है। कौन सा? 15वां है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक इनकी अवधि रही है। उसका डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो तब भी क्षमादान की शक्तियां हैं। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया हो तब भी ये क्षमादान के अंतर्गत आता है। और जब दंडादेश मृत्युदंड हो तब भी क्षमा दे सकते हैं राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है ये। आगे हमारा उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? देखो, सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड, यानी कि इसमें ये इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं हुए? जो राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर शामिल नहीं हुए, जबकि वो क्या थे? राष्ट्रपति के केस में वो विधानसभा के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद में किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और इसका निर्णय अंतिम होता है। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का भी संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है समाधान और उसी का निर्णय अंतिम होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। अब है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। इसमें क्या है? भारत अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। फिर है 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। 65 में है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ये भी है। फिर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। फिर आगे है 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति
के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 70 में क्या है, अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है। इसमें भी एक ट्रिक है, उसरा निका चूस एक ट्रिक है, ठीक है। हमने देखा पकानी कोका दियो दशम, ये किसका ट्रिक है, इस राष्ट्रपति का ट्रिक है। और है उसरा निका चूस, ये उपराष्ट्रपति का ट्रिक है। 2-3 बार ये आप बोलोगे तो याद हो जाएगी। इसमें क्या है उसरा निका चूस में, देखो आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति है, भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान, ये उसे उपराष्ट्रपति, ये हमारा सॉरी यार, हाँ ये खत्म हो गया उसरा। स से हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति है, चेयरमैन है। ये स से हो गया। फिर राज से क्या है हमारा, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां तथा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, यानी कि राज से है हमारा राष्ट्रपति कार्यवाहक, क्या है, राष्ट्रपति कार्यवाहक है। पैंसठ में क्या है हमारा, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ठीक है, राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन, रा भी हो गया हमारा। फिर निका, नी से क्या है, नी से है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। और का से हमारा है, नी से हमारा निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है निर्वाचन। का से हमारा है कार्यकाल, अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर आगे हमारा है चू से क्या है, चुनाव का समय, ये आर्टिकल 68 में है। और स से हमारा शपथ है, ये आर्टिकल 69 में है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और 70 वाला बस याद रखना है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और 71 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय हैं। बस 2 याद रखना है, बाकी सब तो उसरा निका चूस के ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। अब है भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, उपराष्ट्रपति सॉरी, आगे हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे हैं ये। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक रहे हैं। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969 तक रहे हैं। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक रहे हैं ये। श्री बी.डी. जत्ती 1974 से 1979 तक रहे हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969 से 1984 तक रहे हैं, सॉरी 79 से 84। श्री आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 तक रहे हैं। श्री के आर नारायणन ये 1992 से 1997 तक रहे हैं। और श्री कृष्णकांत ये 1997 से 2002 तक रहे हैं। श्री कृष्णकांत। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे हैं। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे हैं। श्री मुप्पावा रापू वेंकैया नायडू ये 2017 से 2022 तक रहे हैं। श्री जगदीप धनखड़ 2022 से 2025 और अभी सी.पी. राधाकृष्णन 2025 से वर्तमान में है। किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, ये राज्यसभा में। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा।
ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनकर नहीं आता है। आगे है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तब, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में। लेकिन क्या है, नॉर्मली कार्यकाल खत्म हुआ है, उस कंडीशन में ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकता है, उसके बाद वो अपना पद को त्याग देगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि क्या है, राज्य विधान परिषद कुछ ही राज्य में है, वो पूरे भारत के राज्यों का तो प्रतिनिधित्व करते नहीं है, कुछ राज्य में है, इसीलिए वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1955 से 1962 ईस्वी तक किया है इन्होंने। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, यानी कि जो एज होनी चाहिए या फिर उनके क्वालिफिकेशन वो थोड़े मैच होने चाहिए। राज्यसभा, ये क्या है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें। उपराष्ट्रपति के केस में क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति वाले में दोनों सदन के और दोनों सदन के लोग होंगे, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे, बस इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होंगे, ना इसमें ये विधानसभा शामिल होगा, ना विधान परिषद। राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जाती है। क्या है? किसी भी सदन में प्रारंभ की जाती है। यह उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। यह आगे है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।